भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका स्टार व्यूज़ में। इस विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के ऊपर। जिस तरीके से घटनाक्रम बदल रहा है, वैसे कुछ भी स्थिर बातें नहीं हैं जो महाराष्ट्र के बारे में बताई जा सके। भूपेंद्र जी, बहुत दिनों से आप बीजेपी कवर करते आए हैं, बीजेपी कवर करने वाले वरिष्ठतम पत्रकारों में से आप एक हैं। आपका अनुभव प्रथम दृष्टि में क्या कह रहा है? क्या खेल चल रहा है महाराष्ट्र में? तो सबसे पहले तो अनिल जी, आपको ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आपने स्टार न्यूज़ से स्टार व्यूज़ का ये जो सफ़र आपने जो इख्तियार किया है, उस पर मेरी आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी ढेरों शुभकामनाएं। देखिए, आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में ये चल क्या रहा है, सच बताऊं तो महाराष्ट्र की राजनीति टिपिकल वो राजनीति है जो भारत में बड़े लंबे समय तक चलती थी। एक समय में ये उत्तर प्रदेश में, बिहार में चलती थी। 2008 में मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब भारतीय जनता पार्टी की पहली बार किसी सदर्न स्टेट में सरकार बनी थी, यानी कर्नाटका में, तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही प्रकरण उस वक्त जनता दल सेक्युलर यानी देवेगौड़ा और उनके बेटे की जो पार्टी थी उनके बीच हुआ और भारतीय जनता पार्टी के बीच हुआ। महाराष्ट्र में भी हम वही देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी कुछ वो करने का प्रयास कर रहे हैं जो उद्धव ठाकरे ने अपने समय में किया था भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उद्धव ठाकरे ने जब ये ऐलान किया पिछले चुनाव के बाद कि उनको ये भरोसा दिया गया था कि वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे और उनके साथ एक प्रकार से छलावा किया जा रहा था, इस प्रकार की कोई भी चर्चा एकनाथ शिंदे से औपचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। महाराष्ट्र में जो राजनीतिक सिर फुटअव्वल का जो काम चल रहा है, इसको आप टिपिकल इंडियन पॉलिटिक्स का शायद आप इसको खिताब दे सकते हैं। भूपेंद्र जी, मुझे याद है अशोक गहलोत की सरकार को बनाने में 2 दिन का देर हुआ था तो बीजेपी टूट पड़ी थी। अशोक गहलोत ने फिर कहा भी, आज सवाल भी पूछ रहा है कि क्या संभावनाएं हैं, क्या मजबूरी है कि बीजेपी अभी तक वर्डिक होने के इतने दिन बाद तक सरकार नहीं बना पा रही है? आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी का एक बहुत बड़ा कोई स्टेक है जिसकी वजह से वहाँ पे इतनी संभावनाओं की राजनीति बीजेपी तलाश रही है, जबकि इतनी बड़ी और रहस्यमयी जीत बीजेपी की महाराष्ट्र में हुई है जो अनएक्सपेक्टेड था? उस जीत के बावजूद भी सरकार देने में बीजेपी अभी सक्षम नहीं हो पा रही है। आखिर पेच कहाँ फंस रहा है? देखिए, पेच यहाँ पर फंस रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में ही, खास तौर से जो केंद्रीय इकाई है भारतीय जनता पार्टी की, एक धड़ा है जिसका ये मानना है कि शायद देवेंद्र फडणवीस की जो जीत है महाराष्ट्र की, ये फडणवीस की नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जब 2023 का जब वो विधानसभा चुनाव जीते, वो तो वही मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। उनको केंद्र में उनको लाके उनको मंत्री बनाया गया बाद में। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र के इतिहास में, जब से बीजेपी बनी है 1980 में, तब से ये सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है बीजेपी का महाराष्ट्र में। बिल्कुल यही हालात मध्य प्रदेश में थे जब किसी भी इनकम्बेंट सरकार को, यानी कि जो सरकार सत्तासीन थी, उसको उतना बड़ा मैंडेट मिला। शिवराज सिंह चौहान को जो नंबर्स मिले थे, वो तो प्रधानमंत्री मोदी को जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात में, उनको खुद उतने नंबर नहीं मिले थे जितने शिवराज सिंह चौहान को मिले, लेकिन फिर भी शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। मुझको लग रहा है कि हरियाणा की जीत के बाद और जो कुछ लोकसभा में हुआ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी थोड़ा नीचे आ गई, प्रधानमंत्री के खिलाफ और उनके स्टाइल के खिलाफ बड़े पैमाने पे एक सवालिया निशान सा लगने लगा था। मुझको लगता है केंद्रीय इकाई को ऐसा लगता है कि ये वो मौका है जब आप प्रधानमंत्री मोदी की परछाई को आप एक बार फिर से बीजेपी के ऊपर महिमा मंडन आप उसका कर सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस को अगर आप महाराष्ट्र जैसे प्रदेश का एक ऐसे मैंडेट के बाद आप मुख्यमंत्री बनाएं, तो संभव है कि देवेंद्र फडणवीस का जो कद है, जो स्तर है, वो कुछ वैसा ही होने लगे जैसा हम योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में देखते हैं। क्या केंद्रीय इकाई ये चाहती है? इसके ऊपर एक सवालिया निशान है। योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय इकाई के बीच जो मनमुटाव रहा है, वो सब एकदम सार्वजनिक स्पेसेस में है। देवेंद्र फडणवीस के बारे में अनिल जी, मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, संघ भी दरअसल ये चाहता है कि फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए। उसके बावजूद अगर फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे, तो ये वाकई, मतलब फिलहाल नहीं बन पा रहे, तो ये वाकई अपने आप में एक बड़ा रहस्यमयी और एक पेचीदा सी बात है। भूपेंद्र जी, एक बात तो तय है कि न तो प्रधानमंत्री ने उनका नाम लिया है, न गृह मंत्री ने नाम लिया है, न आरएसएस ने नाम लिया है। नाम किसने लिया है? सिर्फ मीडिया ने।
अगर हम देखें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मीडिया ने जिन जिन नामों की चर्चा की उनका इतिश्री हो गया। ठीक है, किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, सिर्फ मीडिया में वो मुख्यमंत्री बन के रह गए। तो प्रधानमंत्री के दिमाग को समझना मीडिया के बस की बाहर की बात है। और प्रधानमंत्री कभी खुले तौर पर नहीं कहे हैं कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन बनेगा। वहाँ पे जो पेच फंस रहा है भूपेंद्र जी, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिन में जो समस्या वहाँ आ रही है मराठा प्रॉब्लम्स को, उससे जूझने के लिए बीजेपी किसी मराठा कैंडिडेट के तलाश में है। एक एस्पेक्ट तो ये है। दूसरा एस्पेक्ट ऐसा लग रहा है कि शिंदे जो प्रॉब्लम कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को न्यूट्रलाइज करने के लिए सिर्फ महाराष्ट्र नहीं है, केंद्र सरकार भी है। केंद्र में उनके 7 सांसद हैं। अगर 7 सांसद समर्थन हटा लेते हैं तो बीजेपी बैसाखी पर पुनः आ जाएगी। नीतीश कुमार जी ऐसा ही डोल रहे हैं। तो केंद्र सरकार के बल पे महाराष्ट्र को नहीं बनाया जा सकता है, ये एक पर्सपेक्टिव चल रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि 240 जो बीजेपी की जो लोकसभा सीट आई, जो आप बात कह रहे हैं, यही बात बिल्कुल लोकसभा चुनाव के वक्त भी कही गई थी। ऐसे बड़े विपक्षी दलों के नेता हैं जो लगातार ये कयास लगा रहे थे कि आप चंद्रबाबू नायडू के ऊपर आप कैसे भरोसा कर सकते हैं, आप नीतीश कुमार के ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हैं। लेकिन आपने और हमने दोनों ने देखा है कि जब से सरकार बनी है नरेंद्र मोदी 3.0, क्या नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू के मुंह से आपने कोई भी ऐसा स्वर सुना है जो उनका जो समर्थन है एनडीए सरकार को, उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दे? कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आ जाइए आप महाराष्ट्र पे इसी पर्सपेक्टिव को लेकर। एक धारणा है कि अगर आप महाराष्ट्र में अलायंस के सम्मान को अगर आप बरकरार नहीं रखेंगे तो शायद वो संदेश एक गलत जाएगा बाकी दोनों अलायंस पार्टनर्स के ऊपर, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू में कोई समावेश है ही नहीं। ये एकदम चॉक एंड चीज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो वाली बात है। एकनाथ शिंदे के सामने दिक्कत ये है कि उन्हें एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है जहां पर बाला साहेब ठाकरे के असली उत्तराधिकारी वो खुद को बना दें। एक बार यदि मान लीजिए अब की बार वो साम दाम दंडभेद करके वो मुख्यमंत्री बन गए, या उनका महाराष्ट्र की सरकार में उनका ठीक ठाक उनका अगर होल्ड रहे, तो उद्धव ठाकरे की पूरी जो जमीनी सियासत है जो हमने इस बार विधानसभा चुनाव में देखी, बड़े पैमाने पर जो खिसकी है, उसके ऊपर बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा और एकनाथ शिंदे को काफी भरोसा मिलेगा, काफी ऊर्जा मिलेगी अपने आप को असली उत्तराधिकारी बनाने के लिए। इसीलिए ये जो हम पूरा जो खेल जो देख रहे हैं, जहाँ पे शिंदे जी एक दिन कहे कि भाई मैं तो एकदम जो मोदी जी कहेंगे मैं मान लूंगा, उसके अगले दिन उन्होंने बोला हाँ जैसा बीजेपी कहेगी, फिर उसके अगले दिन नहीं हम मिलके बात करेंगे। आज की अभी थोड़ी देर पहले मैंने अभी ट्वीट देखा है उनका, अब उन्होंने ट्वीट डाला है जहाँ पर वो खुद मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठकर वो देवेंद्र फडणवीस को पूर्व उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र में, दादर में क्या होना है ये हम सब लोग डिसाइड करेंगे। आपने और हमने देखिए, मैंने ट्वीट भी किया था कि बड़े लंबे समय तक क्या होता था कि जब कोई नेता आपके फोन पे नहीं आना चाहता था तो नेता हमेशा बाथरूम में होता था, कहता था कि साहब अभी बाथरूम में है, बाद में बात करिए। एकनाथ शिंदे जी भी कुछ वैसा ही कर रहे हैं। वो अस्पताल में हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि भाई उनको इलाज की जरूरत है, लेकिन वो वर्चुअल मीटिंग, जूम मीटिंग, ट्वीट वगैरह ये सब चल रहा है, ले रहे हैं। कल ऐसा लग रहा है कि विधायक दल की कल मीटिंग होगा, उस मीटिंग में नेता को चुना जाएगा, या हो सकता है कि विधायक दल अधिकृत कर दे आला कमान को कि वो मुख्यमंत्री पद का चयन करेंगे, उसके बाद पता लगेगा। लेकिन ये बिल्कुल मस्ट है, आवश्यक है बताना कि महाराष्ट्र में जो स्टेक सरकार का है वो बहुत बड़ा है। जो सबसे बड़ा स्टेक आ रहा है, अगर सरकार इनकी नहीं बनी या दिक्कत हो रही है या शिंदे साहब बाहर हो जाते हैं, तो सबसे बड़ा स्टेक हो रहा है धारावी का, और दूसरा स्टेक हो रहा है अगले साल जो बीएमसी का चुनाव है। इसको सरकार किसी तरीके से अपने हाथ से जाने नहीं देती है, इसलिए इतना मान मनोबल शिंदे साहब का हो रहा है कि शिंदे साहब को किसी तरीके से मेंटेन कर रखा जाए। उनका बेटा मना कर रहा है कि मैं डिप्टी सीएम नहीं बनूंगा, मैं मंत्री नहीं बनूंगा, और शिंदे साहब राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री के डिसीजन का सम्मान कर रहे हैं, हम बीजेपी के साथ हैं, लेकिन आए दिन वो हॉस्पिटल में नजर आ रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि वहाँ गहरी राजनीति का दौर चल रहा है? बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा हूँ, और मैं तो देखिए मैं इस प्रकार की राजनीति का स्वागत करता हूँ, क्योंकि मेरे मुताबिक असली लोकतंत्र वो है जहाँ पे आपको एक कट एंड थ्रस्ट जो है, ये तलवार की धार, हमेशा लोकतंत्र, एक मजबूत लोकतंत्र का असली प्रतीक यही है। इस वक्त शिंदे जी जो कर रहे हैं, वो कोई भी जो खाटी नेता होता है ना, जो अपने आप को जननायक बनाना चाहता है या मानता है, वो करता है। आप जरा एकनाथ शिंदे की जरा ट्रेजेक्टरी देखिए,
वो किस प्रकार से शिवसेना को तोड़ के वो इधर आए। इतने लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में उनका मसला चला, इतनी क्या क्या बातें। मैं जब मुंबई जाता था इस पिछले करीबन 1.5-2 साल के दौरान, लोग मुझको यही बताते थे कि साहब उनके जो 40 विधायक हैं, इतना भ्रष्टाचार है महाराष्ट्र में, इतना भ्रष्टाचार है मुंबई में। लेकिन आप देखें किस प्रकार का मैंडेट आया। मेरे मुताबिक शिंदे जी एक वो चाल चल रहे हैं जिसको आप बड़ी गहरी शतरंज की चाल जिसको आप कह सकते हैं, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में जो स्पेस शिवसेना का था, यानी उद्धव बालासाहेब ठाकरे का था, वो स्पेस उनको प्राप्त हो जाए। अगर अजीत पवार शरद पवार को टखनी मार दें और एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को हटा दें, तो आप देखें कि महाराष्ट्र की राजनीति में कितना बड़ा बदलाव आ जाएगा। अनिल जी, ये बात सिर्फ इसकी नहीं है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो ये बात इसकी भी नहीं है कि क्या धारावी बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि वो तो मैं आपको बता दूं कि सरकार कोई भी बने, धारावी प्रोजेक्ट के ऊपर कतई कोई सवालिया निशान नहीं है। ये आज हमने देखा किस प्रकार से कांग्रेस से भी पार्लियामेंट में इतने दिन हंगामा किया और आज पार्लियामेंट बड़ी बखूबी तरीके से चली है, आगे भी चलेगी। आप थोड़ा बहुत आप ठीक है मनमुटावल चल सकता है, उसके आगे नहीं होता। जी 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 भूपेंद्र जी, हम आपसे सरकार बनने के बाद फिर बात करेंगे। आप स्टार व्यूज में आए, आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी शुभकामनाएं।